गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे एवं स्वस्थ होंगे। कल कुछ तकनीकी कारणों से हमारा लेक्चर अधूरा रह गया था, जिसे हम आज के इस लेक्चर में पूरा करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के लेक्चर की शुरुआत करूँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब तक प्लेटो के न्याय सिद्धांत के भाग 1 और भाग 2 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा कि प्लेटो किस प्रकार अपने तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय के विभिन्न सिद्धांतों का खंडन करते हुए अपने न्याय के सिद्धांत की प्रस्थापना करता है। प्लेटो समाज में के विभिन्न लोगों में आत्मा के जो गुण हैं उसके आधार पर विभिन्न वर्गों का निर्धारण करता है। प्लेटो न्याय के दो रूप बताता है, पहला सामाजिक न्याय एवं दूसरा व्यक्तिगत न्याय। इसी के साथ हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विभिन्न विशेषताओं को भी पढ़ा, जिनमें कार्य विशेषीकरण या ये कहा जाए कि जो कार्य जिसके करने योग्य है वही उसे करना चाहिए, हस्तक्षेप का सिद्धांत, आत्मसंयम का सिद्धांत। और न्याय जो है वो प्लेटो के लिए एक नैतिक गुण है वैधानिक से अधिक। इसके अलावा प्लेटो के न्याय सिद्धांत की रचनात्मकता आदि के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या आलोचनाएं की गई हैं, क्या आक्षेप लगाए गए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में और पढ़ते हैं कि आखिरकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है। यदि हम पहली आलोचना पर दृष्टिपात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना में ये कहा जाता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो है वो केवल कर्तव्य भावना से प्रेरित है, वो कोई कानून नहीं है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्लेटो न्याय को आंतरिक गुण मानता है, बाह्य नहीं। तो ऐसे में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता से प्रेरित है, उसके पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। और जब वैधानिक शक्ति नहीं होती तो ऐसे में किसी व्यक्ति को उसका पालन करने या न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा आक्षेप जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर लगाया जाता है वो ये है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है और यह असमानता को प्रेरित करता है और कहीं ना कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन भी करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को सिर्फ कर्तव्य प्रदान करता है, उनके अधिकारों की पूर्णतया उपेक्षा कर देता है। इसके अतिरिक्त वह आत्मा के किसी विशेष गुण के आधार पर किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही वर्ग के रूप में कार्य करने की छूट देता है या कहा जाए कि स्वतंत्रता देता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अप्रजातांत्रिक है। इसके अतिरिक्त प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक आक्षेप ये भी लगाया जाता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक इन मायनों में कि प्लेटो मनुष्य की आत्मा के केवल 3 गुण ही मानकर चलता है, विवेक, साहस और तृष्णा या इच्छा। लेकिन यदि आप देखें तो निश्चित तौर पर ये पता लगाना ही बेहद मुश्किल कार्य है कि आखिरकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन सा गुण अधिक मात्रा में है, और यदि गुण मिश्रित रूप में हो तो फिर क्या किया जाना है। इन सब पर प्लेटो का न्याय सिद्धांत मौन रहता है। इसके अतिरिक्त एक आक्षेप ये भी है कि प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर देता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं एक बाधक के रूप में कार्य करता है, जिसे किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लेकर सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या ये है कि इसे वर्तमान समय के राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने जब अपने न्याय सिद्धांत की रचना की तो उसने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को नगर राज्यों पर लागू करने का प्रयास किया, लेकिन नगर राज्यों का आकार बेहद छोटा था और वर्तमान समय में यदि आप देखें तो राज्यों का आकार काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में
न्याय सिद्धांत को किसी भी प्रकार से वर्तमान राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। कार्ल पॉपर, जिन्हें कि प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है, वे प्लेटो की आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी राज्य के बीच छुपे हुए हैं, क्योंकि यह अपने नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है और कहीं ना कहीं उनके लिए भूमिकाएं तय कर देता है, जिसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। न्याय सिद्धांत की एक आलोचना ये भी की जाती है कि वह फांसीवादी राज्य का पोषण करता है, जिसमें व्यक्ति के विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य द्वारा उसकी भूमिकाएं निर्धारित कर दी जाती हैं एवं उसी के अनुसार उसे अपना जीवन यापन करना होता है। उपयुक्त समस्त आलोचनाओं को देखने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भले ही इस सिद्धांत की जितनी भी आलोचनाएं की गई हो, लेकिन इस सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वह जो प्लेटो है वह राज्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या का पूर्व सूचक है, इसीलिए तो प्लेटो राज्य के स्वभाव की खोज मनुष्य के स्वभाव के आधार पर करता है। साथ ही अपने न्याय सिद्धांत द्वारा प्लेटो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। प्लेटो व्यक्ति को एक पृथक इकाई के रूप में देखता है। उसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि समाज का विकास मनुष्य के स्वभाव पर। अतः दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक होने के पश्चात भी पूरक हैं एवं दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। और यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत स्वधर्म का सिद्धांत है। स्वधर्म अर्थात जो कर्म आपके लिए तय किया गया है उस कर्म का निर्वाह आप धर्म के समान करें। साथ ही सदाचरण का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत और वैधानिक न्याय की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापकता लिए हुए प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। आशा करती हूँ कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से संबंधित सभी लेक्चर्स आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। यदि आप इनमें से किसी भी कंसेप्ट या किसी भी अवधारणा को लेकर कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको PDF नोट्स के रूप में भी ये सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करा सकूँ। कल के वीडियो लेक्चर में वीडियो लेक्चर में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।